साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जो जीके की बुक है उसको देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के तहत भारत पर जो अरबों का आक्रमण होता है और फिर उसके बाद महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है उसके बारे में और साथ ही सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने किस मतलब अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में सबसे पहले भारत पर होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। और अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में ये आक्रमण करते हुए यहाँ विजय पाते हैं। ठीक है, मतलब जो पहली बार सफलता पाते हैं वो 712 में पाते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर, जहाँ पर सबसे पहला अटैक होता है इनका, वहाँ पर जो शासन करता था या जो राजा था वो दाहिर का था। ठीक है, दाहिर वहाँ का शासक था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन दौलत लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, यहाँ पर रहना उनका उद्देश्य नहीं था। इनके बाद जो है आपका महमूद गजनवी आता है। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था तथा अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो था वो सुबुक्तगीन था और महमूद गजनवी जो था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो ये क्रम याद रखिएगा कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। उसके बाद कौन आता है? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का लड़का होता है महमूद गजनी। अपने पिता के काल में गजनी जो है ये खुरासान का शासक था और महमूद गजनी जो है ये 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तथा बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। तो कौन सी उपाधि? यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्लाह की। तथा महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में किया था और यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध होता है। इसमें जयपाल की पराजय होती है। इसके आगे चल करके महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है, आगे देखें। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो होता है वो 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि आपका सौराष्ट्र वर्तमान में जो गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। दिनार जो है ये स्वर्ण मुद्राएं होती थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हेलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति जो है महमूद गजनी से लूट लिया। महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण होता है वो 1027 में होता है, इन्हीं जाटों के विरुद्ध करता है तथा महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो जाती है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी ये जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो ये लोग साहित्य से संबंधित थे। तो याद रखिएगा कि किस दरबार से संबंधित रहे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी। तो महमूद गजनी के दरबार से। अब इसके बाद जो है आता है मोहम्मद गौरी। गौर जो है महमूद गजनी के एक अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है। इसने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब? किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध करता है। और मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो होता है 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर होता है और यहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया था। अब थोड़ा सा जो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इनमें जो सबसे प्रमुख युद्ध रहा तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में होता है। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। इसमें यह भी युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है और यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, कई सारे पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज तृतीय थे ये। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। मोहम्मद गौरी जो है भारत के विजित प्रदेशों पर
प्रदेशों का जो शासन का भार है अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया और मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। अब इसके बाद यहाँ पे सल्तनत काल आता है। सल्तनत काल में कई सारे वंश आते हैं। इसमें सबसे पहला वंश आपका आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर तुगलक के बाद आपका सैयद वंश आएगा, फिर लोदी वंश आता है। ठीक है, बीच में एक वंश छूट रहा है, तो तुगलक वंश है, फिर आपका खिलजी, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आपका पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, और फिर आपका सैयद वंश और फिर लोदी वंश। तो ये क्रम याद आपको रखना है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक है, फिर सैयद और सबसे लास्ट में लोदी वंश आते हैं। तो ये जो 5 वंश हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक या जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी, मतलब कह सकते हैं सल्तनत काल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, लाहौर थी। और कुतुब मीनार की जो नींव है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, मतलब इसको बनवाना प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके साथ ही दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, ये दोनों मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। इसके साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, चूंकि ये दान बहुत करता था इसलिए इसकी जो उपाधि थी लाख बख्श की, था लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ही था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गया था। चौगान जो जैसे पोलो खेला जाता है उसी प्रकार का खेल होता है, तो इससे गिर जाता है और इसकी मृत्यु होती है। और इसे कहाँ दफनाया गया, तो इसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इल्तुतमिश जो है ये तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था और ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाता है। अब इसके बारे में और बात करने से पहले यहाँ पर हम लोग इल्तुतमिश के द्वारा जो कार्य किए, महत्वपूर्ण कार्य किए, उसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा पहले आगे यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज जो है ये गद्दी पर बैठता और वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान जो है छाई रही, मतलब उनका ही प्रभाव रहता है। तथा अब इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले इल्तुतमिश के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इसके साथ ही सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश ने कराया। ये चांदी का टका एवं तांबा का जीतल था। इसके अलावा इक्ता प्रणाली जो है ये इसके द्वारा प्रारंभ कराई गई। और इक्ता प्रणाली मतलब एक तरीके से जागीर देने की जो है प्रथा, उस तरीके का जो है कार्य इक्ता प्रणाली इसने प्रारंभ की। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है, जिसको बाद में आगे चल के बलबन जो है इसको इस जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था इसको समाप्त करता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। अब यहाँ आगे देखते हैं तो होता क्या है कि इसके बाद आपका रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा जो कि अयोग्य था। उसके शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान का असर पूरा रहता, प्रभाव रहता। तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने रकनुद्दीन को हटाकर रजिया जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी उसको सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया सुल्तान जो है ये रजिया बेगम ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रथा का त्याग करता पुरुषों की तरह धोंगा अर्थात काबा और कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी, जिससे जो दरबारी थे वो पसंद नहीं करते थे इस चीज़ को। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर मतलब घोड़े का सरदार
नियुक्त किया था। और गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से जो तुर्की अमीर थे वो इसके विरोध में हो जाते हैं और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा देते हैं। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ होती है और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहती है। रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1224 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई तथा बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी जाती है, जो इसकी जगह पे गद्दी बैठा रहता है। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये 1242 ईस्वी में बनता है। तो ये क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा। रजिया के बाद बहराम शाह आता है, बहराम शाह के बाद आपका कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था तथा बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसी नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया हुआ था। मतलब नासिरुद्दीन महमूद जो है इसका दामाद था। आगे देखें, बलबन के बारे में बात करें तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था तथा तुर्काने चिहलगाने का विनाश जो है वो बलबन ने किया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि तुर्काने चिहलगाने को खत्म करने का कार्य कौन करता है? तो बलबन करता है। बलबन जो है 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा की जाती है। मतलब झुक करके वो सलाम करना और राजा के पैर चूमना, ये जो प्रथा है इसके द्वारा यहाँ प्रारंभ की जाती है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो नौरोज उत्सव था उसको प्रारंभ करवाता है और साथ ही अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो यह पूछा गया प्रश्न है कि लौह और रक्त की नीति किसकी थी? तो बलबन की थी। इसके अलावा नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसको भी याद रखिए, बलबन की उपाधि क्या थी? तो उलूग खां थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम जो शासक होता है वो कौन था? शमुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो गुलाम वंश में जो आपका ये कह सकते हैं सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा किए। इसके आगे जो खिलजी वंश है और जो भी वंश है, तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश और लोधी वंश, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।